चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स का भी दबदबा दिखाई दिया। मार्केट की पूरी अपडेट अब लेते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताएं आज पूरा कारोबार किस तरह से रहा शेयर बाजार में? तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार में एक शानदार मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिला है। बुल्स की जो वापसी है वो शानदार तरीके से बाजार में देखी गई है। निफ्टी की बात करी जाए तो अपने 26,000 के स्तर के आसपास ही ये क्लोज हुआ है। वहीं सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप ने भी फ्रंट फुट पे आके आज जो है बल्लेबाजी करी है। अगर सेंसेक्स के 30 शेयर्स की बात करी जाए तो उसमें से 22 शेयर्स ऐसे थे जहां पे बुल्स का जो जोश है हमें हायर टोन पे जाता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करी जाए, SBI लाइफ नंबर्स के बाद शानदार तेजी, ग्रासिम इंडस्ट्री, भारतीय एयरटेल, इनफैक्ट सारे ही टेलीकॉम शेयर्स में आज वोडाफोन आइडिया की जो सुनवाई है उसके बाद एक जोश देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 2.5% की मजबूती के साथ आज बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक नंबर्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फोसिस और ONGC में थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ नजर आया है। मिड कैप की तरफ नजर डालते हैं। भारतीय हेक्साकॉम, बैंक ऑफ इंडिया, कोफोर्ज और साथ ही साथ PB फिनटेक में शानदार जोश जो है वो देखा गया है। और लूजिंग पॉकेट की इस टाइम पे अगर बात करी जाए तो आइए देखते हैं कौन से शेयर्स में दबाव था। SBI कार्ड नंबर के बाद ये रिफ्लेक्शन, एक्साइड इंडस्ट्रीज, SRF और NLC इंडिया के नंबर्स आने वाले हैं। नंबर्स से पहले का ये जो मोमेंटम है वो देखा गया, लेकिन जिस्ट ऑफ द मार्केट देखा जाए तो बुल्स का जोश हायर टोन पे था। साथ ही आपको बता दें कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा ने मार्केट आउटलुक पर CNBC आवाज से खास बातचीत की है। इस दौरान गुरमीत चड्ढा बैंकिंग सेक्टर से लेकर CDMO स्पेस पर बुलिश दिखाई दिए। बैंक्स के नतीजे बहुत ही अच्छे रहे हैं। मुझे लगता है कि बैंक में और री रेटिंग देखने को मिलेगा और दबा के FDI आ रहा है अनुज। आप देखिए RBL हो, फेडरल बैंक हो, सम्मान कैपिटल हो, यस बैंक में पिछले 2 महीने में मेरे हिसाब से कुछ 60-70 हजार करोड़ का FDI आया है, जो कि बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है। फार्मा आउटसोर्सिंग, CDMO एक ऐसा स्पेस है जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये वो स्पेस है जहाँ IT आउटसोर्सिंग था लेट 90s में। तो डिवीज, लॉरस, न्यूलैंड लैब्स, हमें काफी सारे स्टॉक्स इस स्पेस में पसंद है। हम काफी ओवरवेट हैं इस पोर्टफोलियो में। US में बायोसिक्योर एक्ट ऑलरेडी सेनेट में आ गया है, तो अगर ये फाइनली पास होता है तो इसके बहुत लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस है। तो हम हेल्थ केयर पे CDMO में निवेश कर रहे हैं। चलिए वोडाफोन आइडिया से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। AGR मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार चाहे तो कंपनी को राहत दे सकती है, कोर्ट पॉलिसी मामले में दखल नहीं देगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए अब हमारे साथ है असीम मनचंदा। असीम, बताएं क्या कहा है कोर्ट ने और क्या वोडाफोन आइडिया के लिए इसको थोड़ी राहत माना जाए? देखिए, वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और याचिका में कहा था कि उसका जो ब्याज है AGR का और उसकी पेनल्टी है उसको माफ कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार ने कहा कि अब पहले के मुकाबले अब हालात बदल गए हैं। तो सरकार ने कंपनी में 49% की हिस्सेदारी ले ली है। कंपनी के 20 करोड़ ग्राहक है, वो सरकार चाहती है कि ग्राहकों को हितों को ध्यान में रखा जाए। इतना नहीं, सरकार को जो बाजार में प्रतिस्पर्धा है उसको भी बनाए रखना है। तो ऐसे में कंपनी को राहत दी जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस के फैक्ट्स को देखते हुए हमें लगता है कि हमें इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से एक पॉलिसी का मामला। सरकार चाहे तो वोडाफोन आइडिया को राहत दे सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल मिल गया कि सरकार इसको राहत देने के लिए कोई भी कदम आगे उठा सकती है। तो अब ये देखना होगा कि सरकार इसको राहत देने के लिए कौन से कदम उठाएगी। चाहे वो सरकार कंपनी को मोरेटोरियम पीरियड देगी। अभी सरकार ने कंपनी को 4 साल का मोरेटोरियम पीरियड दिया हुआ है, जो कि 2026 में 31 मार्च को खत्म हो रहा है। तो सरकार इसका मोरेटोरियम पीरियड आगे भी बढ़ा सकती है। और इसके अलावा सरकार जो ब्याज है उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी यानी कि उसको माफ भी कर सकती है। तो 50% इंटरेस्ट और पेनल्टी उसको भी माफ किया जा सकता है। हालांकि अभी ये विकल्प साफ नहीं है कि कौन सा विकल्प सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रीन सिग्नल है तो कंपनी को जल्दी ही राहत मिल सकती है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो अगर AGR मामले में वोडाफोन आइडिया को राहत मिल जाती है तो इसके कंपनी के लिए क्या मायने होंगे, समझा रहे हैं यतिन मोहता। ये जो AGR मामला है, कंपनी का जब IPO आया था कुछ साल पहले, तभी से मामला अटका हुआ है। 2, 3, 4 रिव्यू पिटीशंस कंपनी की रिजेक्ट हुई, लेकिन इस बार सरकार के स्टांस के वजह से और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था उसके वजह से आप देखेंगे कि जो AGR फ्रंट है उस पर फाइनली डेडलॉक खत्म हो गया है। AGR यानी जो एग्जिस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, इसके ऊपर कंपनी को लगभग 80,000 करोड़ रुपए बकाया सरकार को भुगतान करना है। ऑब्वियसली जो लेटेस्ट नोटिस थी उसमें तो ये भुगतान लगभग 1 लाख करोड़ के पार चला गया था। लेकिन अब अगर AGR पे राहत आती है, मॉनिटोरियम आता है या उसको पेनल्टी इंटरेस्ट वेव कर दिया जाता है,
तो जो कंपनी का कैश फ्लो बचेगा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हेल्प करेगा कंपनी को अपने नए केपेक्स को और अपनी जो सब्सक्राइबर लॉस है उसको रोकने के लिए। केपेक्स की बात करें तो कंपनी ऑब्वियसली 5G का जो केपेक्स है वो ऑनगोइंग कर रही है। बैंकों से लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि एजीआर मामले पे क्लैरिटी नहीं थी, अब वो दरवाजे भी खुलेंगे। कंपनी अभी 13 सर्कल में 22 शहरों में 5G रोल आउट का प्लान बना चुकी है और कहीं ना कहीं अब जैसे ही इस पर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी शायद बैंक फंडिंग भी इस केपेक्स के लिए मिलता हुआ आपको नज़र पड़ेगा। तो जो पैसा शायद एजीआर के पेमेंट में चला जाता अब कंपनी की ऑपरेशंस में जाएगा, जिससे ऑब्वियसली फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा। टैरिफ हाइक की भी बातें चल रही हैं और हर 10 रुपये टैरिफ हाइक कंपनी का एबिटा 3 से 4% तक बढ़ाता है। इनफैक्ट कोई एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये शायद 10% भी बढ़ जाए। तो अगर हम बात करें एजीआर रिलीफ की तो ये काफ़ी अहम है क्योंकि इससे बैंक फंडिंग खुल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो एजीआर पेनल्टी और इंटरेस्ट को वेव करने पे होगी, जिससे कंपनी की जो लायबिलिटी है 75% से ज़्यादा गिर जाएगी, बैंक फंडिंग मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, सारे के सारे एनालिस्ट आप रिपोर्ट खंगाल लें तो नवंबर से दिसंबर के बीच में एक 15% टैरिफ हाइक की बात कर रहे हैं। तो अगर ये टैरिफ हाइक दूसरी टेलीकॉम कंपनियां लेती हैं और वोडाफोन आइडिया इसका सूट फॉलो करता है तो इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। अच्छा, जो कैश फ्लो अगर ये केपेक्स में निवेश करेंगे तो सब्सक्राइबर लॉस जो है रुक जाएगा और मार्केट शेयर भी स्टेबल हो जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जो गिरते हैं वोडाफोन आइडिया के गिरते हैं और शायद इसीलिए इनका रेवेन्यू मार्केट शेयर 14% है और सब्सक्राइबर का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 17% का है। और अब देखिए किस तरीके से जियो और भारती एयरटेल लगभग 40% मार्केट कैप्चर करके रखा है, तो शायद वोडाफोन यहाँ से अपना रेवेन्यू मार्केट शेयर बढ़ा सकता है। इसके अलावा आरपू की भी बात करें तो यहाँ भी वोडाफोन लैग करता है जियो और एयरटेल के मुकाबले। एयरटेल का 250 रुपये का आरपू है, जियो का लगभग जो लास्ट क्वार्टर नंबर आया है उसमें 212 के करीब आरपू है इनका, और वोडाफोन आइडिया 177 ही है। तो जैसे ही 5G रोल आउट होगा, सब्सक्राइबर जो एडिशन है वो होता हुआ नजर पड़ेगा, तो शायद ये भी 200 के पार होता हुआ नजर पड़ेगा, जिससे अर्निंग्स पे काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट होगी। और नेट जो ब्रोकरेज रिपोर्ट में पढ़ रहा था, अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव ऑफ हो जाती है तो एसओटीपी वैल्यूएशन में 50% तक का इजाफा आपको वोडाफोन आइडिया में होता हुआ नजर पड़ सकता है और शायद इसीलिए आज स्टॉक इतना स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा था जजमेंट के बाद। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लेंसकार्ट के अपकमिंग आईपीओ की। बाजार में इन दिनों लेंसकार्ट के आईपीओ की चर्चा है। कंपनी का इशू शुक्रवार यानी 31 अक्टूबर को खुलेगा और 4 नवंबर को बंद होगा। लेंसकार्ट के आईपीओ का प्राइस बैंड 382 से 402 रुपए के बीच में है। कंपनी की योजना इशू से 7,278 करोड़ रुपए जुटाने की है। इस आईपीओ पर डिटेल से हमारे सहयोगी यतिन मोता ने खास बातचीत की है कंपनी के सीएमडी और सीईओ पीयूष बंसल से। आइए आपको दिखाते हैं। पीयूष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक डिस्टरप्टर माना गया है आपको पूरे के पूरे चश्मे की इंडस्ट्री में, और अगर हम बात करें तो ऑनलाइन भी आप इतने सक्सेसफुल हैं और ऑफलाइन भी आप इतने सक्सेसफुल हैं। कंपनी के बारे में बताइए, किस तरीके से आप इतनी रैपिड ग्रोथ कर पाए हैं और आगे जाके भी क्या जो सेल्स मिक्स है आपको लगता है ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में सिमिलर रहेगा जो आपने किया है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। अभी इंडिया में अगर हम देखें और इंटरनेशनली भी ये डिजिटल पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ रहा है, राइट। स्लीप साइकिल भी रिड्यूस हो रहा है, आउटडोर टाइम भी घट रहा है, एंड ऑल दिस इसकी वजह से जो है जो नंबर है आँखों के वो अभी लगभग, अगर मैं ऑफिसेज में जाऊँ, अडल्ट्स में जाऊँ तो 10 में से 7 लोगों को चश्मे की ज़रूरत है अभी इंडिया में, और साउथ ईस्ट एशिया में तो ये नंबर अभी 8 में से 10 और कुछ कंट्रीज़ में 9 से 10 हो गया है। बच्चों में भी पिछले 5 साल में जो विजन इश्यूज़ हैं वो डबल हो गए हैं। स्कूल में आप जाएं क्लासरूम में तो आधे बच्चों ने चश्मे पहने हुए हैं। तो अगर हम उस एस्पेक्ट से देखें तो अभी मार्केट में बहुत गैप है। इंडिया में करीबन आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोगों को चश्मा चाहिएगा। अभी भी ऑलमोस्ट 750 मिलियन लोगों को चश्मा चाहिए, और करीबन 30 से 35% लोग इसमें से चश्मा पहनते हैं अभी। मतलब देखा जाए तो यूएस की पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग इंडिया में हैं जिनको भी चश्मे की ज़रूरत है। तो लेंसकार्ट इज़ इन वन वे इज़ अ मिशन कि जैसे हमने पोलियो को इरेडिकेट किया था, एंड इंडिया को कहते हैं ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 40% वर्ल्ड के जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं
वो यहाँ इंडिया में है। और देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन नहीं है, इसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल। राइट, हम लोगों ने तो ब्लड डायग्नोस्टिक सॉल्व कर लिया है, सब कुछ सॉल्व कर लिया है। ये चश्मा लगा के अगर मुझे ठीक दिख रहा है तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। तो इतना कोई रॉकेट साइंस वाला काम है नहीं। और अगर बच्चा देख नहीं पाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा तो फ्यूचर प्रॉब्लम है। इनफैक्ट स्कूल में जो मैक्सिमम ड्रॉप आउट है अभी वो विजन की वजह से है। एंड सिमिलरली अगर इवन इफ आई एम डूइंग एनी जॉब, चाहे मैं स्विंग भी कर रहा हूँ, हाउ विल आई डू इट वेल। तो लेंसकार्ट इसमें आप मानिए एक तरीके से वी आर बेसिकली इग्नाइटिंग अ फायर कि यार लेट्स गिव विजन टू द वर्ल्ड, लेट्स गिव विजन टू इंडिया। तो उस एस्पेक्ट में भी हम काफ़ी छोटे हैं। तो आई थिंक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी काफ़ी है, मार्केट भी बढ़ रहा है, प्लस हमारा खुद का जो मार्केट शेयर है वो सिंगल डिजिट है अभी। तो अभी आई वुड से इट इज़ स्टिल डे वन फॉर लेंसकार्ट। आई नो आप लोग थोड़ा ऊपर चढ़ा देते हैं हमको, हम अभी ज़मीन पे ही रहना चाहते हैं। भारत को बुलियन का ट्रेडिंग हब बनाने की तैयारी है। जी हां, सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सोने चांदी की कीमतों को काबू में रखने और बैंकों और छोटे ज्वेलर्स की भागीदारी को बढ़ाने को लेकर वित्त मंत्रालय 4 नवंबर को एक अहम बैठक करने जा रहा है। इसमें गिफ्ट सिटी के इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के जरिए ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ाने पर चर्चा की जा सकती है। डिटेल्स लेते हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, आपसे जानना चाहेंगे 4 नवंबर को जो ये अहम बैठक बुलाई गई है, इसका पूरा एजेंडा क्या है और सरकार की तरफ से किस तरह से तैयारी की जा रही है, खासतौर पर सोने चांदी के दाम काबू में रहे इस दिशा में क्या ये कारगर माना जा सकता है? बताएं। बिल्कुल, देखिए भारत के पास जो गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है, उसका सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, क्योंकि भारत बहुत बड़ा गोल्ड का इंपोर्टर है, मेटल का जो प्रेशियस मेटल है उसका इंपोर्टर है। लिहाजा सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम हो वो भारत के जरिए हो। तो जब इंडिया के पास गिफ्ट सिटी का IIBX है, तो ऐसे में इसका पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े, दुनिया में जितना भी गोल्ड का और सिल्वर का एक्सचेंज होता है कैसे बढ़े, इसको लेकर 4 नवंबर को वित्त मंत्रालय ने एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर से कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत DGFT, SEZ के लोग, साथ ही साथ आपको कितने सारे सरकारी और प्राइवेट बैंक है, सब बड़े, जिसमें SBI शामिल है, और इसके अलावा RBI के अहम जो बड़े अधिकारी हैं, इन सभी लोगों को इस बैठक में बुलाया गया है। और कोशिश ये की जा रही है कि जो सोने और चांदी की कीमतों में वोलेटिलिटी है, यानी कि उतार चढ़ाव ज्यादा है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ जो ये हमारा एक्सचेंज है, इसमें किस तरह से इसका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है, और इसके अलावा छोटे ज्वेलर्स हैं, उनकी भागीदारी बढ़े, उनका जो एक तरह से अमाउंट बढ़े, उसको भी कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें ये भी चर्चा की जा सकती है, जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं उनके लिए जो अभी बुलियन ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करने की लिमिट है 25 करोड़ का जो नेटवर्थ होता है, उसको हटाकर 15 करोड़ करने पर भी चर्चा चल रही है। तो अगर इन सभी कदमों के बारे में चर्चा की जाएगी और बैंकों का पार्टिसिपेशन किस तरह बढ़े, बैंक को क्या गोल्ड और सिल्वर में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, बैंक कितनी अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर इस 4 नवंबर को होने वाली बैठक में चर्चा होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले चीफ जस्टिस बन सकते हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कानून मंत्रालय को अगले CJI के लिए जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की है। इसके बाद यह तय माना जा रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत ही देश के अगले CJI बनेंगे। आपको बता दें, CJI गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। CJI गवई की सिफारिश मंजूर होने के बाद जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। और साथ ही ये भी बता दें कि उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बेघर कुत्तों के मामले में राज्यों के रुख पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया है, क्योंकि केवल इन 2 राज्यों ने ही हलफनामा दाखिल किया था। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर राज्यों के मुख्य सचिव उपस्थित नहीं होते तो संबंधित राज्यों पर जुर्माना लगाया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि मनुष्यों के साथ होने वाली क्रूरता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। अब बात बिहार चुनाव की।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ कानून पर बयानबाजी ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि उनकी सरकार बनी तो वक्फ बोर्ड बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। और ये 20 साल पुरानी सरकार है और 20 साल पुरानी सरकार को हम लोगों को हटाना है। हम पूरे बिहार घूम रहे हैं, पूरे बिहार की जनता चाहती है कि इस पर बदलाव करें। दूसरी तरफ बीजेपी ने तेजस्वी के इस बयान को लेकर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि तेजस्वी की हैसियत नहीं कि वक्फ कानून को पलट दें। निश्चित तौर पर बलगलाने का काम है। तेजस्वी जैसे सैकड़ों भी पैदा हो जाएं तो वो केंद्र के कानून को बदल नहीं सकते और बदलने की उनमें हैसियत भी नहीं आने वाली है। और केंद्र की बात छोड़ो, उनको बिहार में भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब बात दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से शहर में स्मॉग की सफेद चादर देखने को मिल रही है। इसी प्रदूषण की वजह से एयर प्यूरिफायर की डिमांड बढ़ गई है। बाजार में मौजूदा ढेरों एयर प्यूरिफायर में से आपके लिए कौन सा मॉडल सही रहेगा, इस पर देखिए खास रिपोर्ट। दिवाली के बाद से ही राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। बीते दिनों में दिल्ली के कुछ इलाकों में जो AQI है वो 350 से 400 के बीच में दर्ज हुआ है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब एयर प्यूरिफायर की मांग एक बार फिर से बढ़ने लगी है। इस वक्त मैं विजय सेल्स के शोरूम में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग साइज और डिजाइन के हिसाब से यहां पर एयर प्यूरिफायर डिस्प्ले किए गए हैं। और यहाँ पर आने का मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि अगर आप भी बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से एयर प्यूरिफायर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कई सारे मॉडल्स इस वक्त बाजार में मौजूद है। सबसे पहले कंपनियों के हिसाब से देखें तो 3 से 4 बड़ी कंपनियां हैं जो इस पूरे सेगमेंट में हैं, जिसमें डायसन, हेवल्स, फिलिप्स और यूरेका फोर्ब्स शामिल है। प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ कि बाजार में आपको 5,000 से लेकर 70,000 रुपए में एयर प्यूरिफायर मिल जाएगा और ये सब कुछ निर्भर करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आप भी एयर प्यूरिफायर खरीदने की सोच रहे हैं तो अपने रूम साइज का ध्यान जरूर रखें। फिल्टर्स को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो हेपा फिल्टर है उसका काम काफी अहम होता है पूरे प्रोसेस में। 3 तरह के फिल्टर्स हैं जिससे लैस एयर प्यूरिफायर इस वक्त मार्केट में मौजूद है। हेपा फिल्टर, कार्बन फिल्टर और प्री फिल्टर, इन तीनों को मिलाकर ही हर एक प्यूरिफायर में सेटअप किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप हेपा फिल्टर देख रहे हैं तो ग्रेड 13 जो हेपा फिल्टर है वो इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एडवांस है। हालांकि 14 भी इसका जो एक और एडवांसमेंट है वो भी मार्केट में मौजूद है, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो हेपा ग्रेड 13 की ही है। तो प्राइस के हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो और साथ ही साथ ये जरूर देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। अब मोबाइल से लेकर छुट्टियां तक सब कुछ EMI पर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये EMI वाली जिंदगी सही है? क्या ये सच में राहत है या फिर एक नया ट्रैप है? इसी पर एक खास चर्चा हम कंज्यूमर अड्डा में कर रहे हैं। शाम 5:57 पर जरूर देखिए लाइव एट EMI।